हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। जैसा कि आप टाइटल से जान गए कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो वर्ड यहाँ पर वो वर्डिंग करने से पहले हम आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इस चैप्टर से। वर्ड है जिला एवं सत्र न्यायालय। आप कहोगे सर ये इंग्लिश मीडियम में हिंदी क्यों पढ़ा रहे हो, मैं इसकी इंग्लिश भी लिख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आप लोग जब अपने स्कूल जाते हो तो अगर कचहरी वाले रास्ते से अगर निकलते हो, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कचहरी वाला रूट होता है, वहां से अगर निकलते हो तो क्या कहीं आपने ये लिखा देखा है? और अगर देखा है तो सबसे पहले वहां उसको विजुलाइज करो। अगर नहीं देखा और सिटी में ही हो तो आप एक बार उस रास्ते से निकलो और ये चीज लिखी हुई देखो। जब ये लिखी हुई देखो और जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको प्रैक्टिकली देख करके चलो, यानी ग्राउंड लेवल पे। बुक से अभी ये न जानो कि बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो चीजें अच्छे समझ में आएंगी। तो जिला एवं सत्र न्यायालय जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक। तो इसमें जो बैठेगा, तो न्यायालय में कौन बैठते हैं, कोर्ट में कौन बैठते हैं, तो वो बैठते हैं जज। कौन बैठते हैं? जज। हिंदी में इन्हीं को कहते हैं न्यायाधीश। क्या कहते हैं? न्यायाधीश। यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो जाएगा, यही तो ये चीज जो है, ये हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, ठीक। अगर हम इसका सिलेबस देखें सबसे पहले जो आपके काउंसिल के लिए गिवन है, तो सिलेबस क्या है वो पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक। सिलेबस इसका है डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट। यकीन मानिएगा वीडियो देखने के बाद में आपको एक अलग तरीके का आनंद भी आएगा, चाहे देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है पॉइंट लोक अदालत मीनिंग एंड एडवांटेजेस कर देते हैं, ठीक। ये इसका सिलेबस है। अगर बात करें क्वेश्चन की कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है डैश है, फिर लिखा है इज दी, बोल देते हैं इज दी हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इज दी हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा होता है? ऑप्शन आपके पास है सिविल कोर्ट, द सिविल कोर्ट, बी है आपका मुंसिफ कोर्ट, सी है आपका सेशन कोर्ट, ठीक, और डी है नन ऑफ दीज, ठीक। अगर हम वेरी शार्ट पे बात करें तो जैसे है नेम द कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल कौन कौन से कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टॉप कोर्ट्स बताइए, ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर पे बात करते हैं तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ सिविल जज, ठीक, या डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक। अगर लॉन्ग पे आए तो डिफाइन लोक अदालत। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक। और इस तरह से वेरियस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे विथ आंसर, जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है वो मिलेंगे आपको यहाँ से। दैट इज आईसीएससी क्वेश्चन बैंक, ये हिस्ट्री एंड सिविक्स की ही है, ओसवाल गुरुकुल की है, बेहतरीन क्वेश्चन बैंक है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स है या अभी जिन्होंने ये बुक्स परचेज करी हो, इसको काफी हैंडी, काफी अच्छा बता रहे हैं जिन लोगों ने इसको परचेज किया है और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं सिलेबस पे, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस बैंक पे, या जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन पे बात कर चुके हैं। अब हमने जहां से शुरू किया था वहां पर आते हैं, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारा चैप्टर है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा हिंदी इसलिए बार बार हम इसमें थोड़ा जरूर यूज करें क्योंकि मैंने कहा कि जैसे अब आप अगर जब जाओगे तो वहां
बड़ा बड़ा यही लिखा, देखो जिला एवं सत्र न्यायालय, मतलब जो आप अपने आसपास में देखोगे बुक में, तो भाई इंग्लिश मीडियम बुक है तो यही देखोगे, लेकिन हिंदी से इसलिए रिलेट कर दे रहे हैं कि आप चीजें एक्चुअल ग्राउंड पे जानो भी कि है क्या। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी यहाँ भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट इसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए इसको क्या बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, यानी जो किसी के अंडर में काम करता है। ठीक, तो यहीं से बात कर लो भाई किसके अंडर में काम करता है, तो ये काम करता है हाई कोर्ट के अंडर में। किसके अंडर में, हाई कोर्ट के अंडर में काम करता है। और जो स्टेट जुडिशियरी होती है, स्टेट जुडिशियरी होती है, उसमें यही दोनों चीज आती है, हाई कोर्ट और क्या आता है आपका, सबऑर्डिनेट कोर्ट स्टेट जुडिशियरी में। हालांकि एक चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, जब हम स्टेट जुडिशियरी बोल रहे हैं तो आप ये ना जानना कि स्टेट की जुडिशियरी अलग होती है, सेंटर की अलग होती है, ऐसा नहीं है। जुडिशियरी की सिस्टम में इंडिया में जो है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। क्योंकि ये वीडियो डिमांड पे थी इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पहले ये पढ़ा रहे हैं, वो भी चीजें आपको पढ़ा देंगे। खैर वो अभी अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में। जो स्टेट जुडिशियरी है, ठीक है, उसमें आपका हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, हाई कोर्ट देखता है। इसके जो जजेज होते हैं, ठीक है, इसके जो जजेज होते हैं उनके लीव से रिलेटेड, ठीक है, और उनका जो अब एडमिनिस्ट्रेशन में कई चीजें आ गई, ठीक है, तो उनका पूरा रेगुलेशन वो कौन देखता है, हाई कोर्ट देखता है। यानी ये हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट रह करके काम करते हैं। ठीक, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करोगे, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करोगे, तो आपको पता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके 22 पार्ट्स हैं उसमें से पार्ट नंबर 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्ट नंबर 6 में आर्टिकल 233 से लेकर के आर्टिकल 233 से 237 इसमें इसका जिक्र है, इसमें ये चीज मेंशन करी गई है। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएगी। ठीक, जो नहीं पूछा जाएगा वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन हाँ अगर आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या आप किसी कंपटीशन एग्जाम में एयरफोर्स, XY ग्रुप, इन सबको अगर आप देख रहे हो तो ये चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखना है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में आर्टिकल 233 से 237 मेंशन है। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ओवरऑल आर्टिकल कितने थे, 395, पार्ट्स कितने थे ओरिजिनल में, 22। ठीक, तो उस 22 पार्ट में पार्ट 6 में है, और 395 जो आपके कुल आर्टिकल है उसमें आर्टिकल 233 से 237 के बीच में इस चीज का मेंशन किया गया है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आपके सिलेबस से यहां पे मैं एक चीज क्लियर करने जा रहे हैं। यहां पे क्या लिखा है सिलेबस में, डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट जज के, डिस्ट्रिक्ट जज में मतलब डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट और सेशन कोर्ट, इसके बीच में डिस्टिंक्शन पे बात करनी है। और यहां पे हमने लिखा हुआ है जिला एवं सत्र न्यायालय, एंड करके लिखा है। ठीक, मतलब पहले क्वेश्चन समझो तब तो आंसर समझ पाओगे। तो हमने एंड करके लिखा हुआ है और यहां पे उसकी डिस्टिंक्शन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप माइंड में एक चीज लेकर के चल लो। ठीक है, सबसे पहले एक चीज लेकर के माइंड में आप चल लो, वो क्या है, वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम कोर्ट की बात करें तो जो टॉप कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो 3 होते हैं। एक तो आपका हो गया सबसे पहले सिविल कोर्ट, क्या होता है, सिविल कोर्ट। ठीक, एक होता है आपका क्रिमिनल कोर्ट, कह लो क्रिमिनल कोर्ट, हालांकि यही है आपका सेशन कोर्ट, क्या होता है, सेशन कोर्ट। और एक आपका होता है कोर्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू। ठीक है, ये हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से नहीं आता, इसका अपना एक अलग सिस्टम चलता है। ठीक, ये एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें रेवेन्यू रिलेटेड जो होता है, रेवेन्यू रिलेटेड उससे ये चीज मैटर करता है। हालांकि इसको अलग ही आपको समझा देते हैं तो आप समझ जाओगे। इसमें टॉप अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टॉप अथॉरिटी होती है। फिर इसमें होता है कमिश्नर्स कोर्ट, और इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो आपका आता है कलेक्टर,
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये अंग्रेजों के टाइम का वर्ड है, अभी ये जो है इस टाइम पे इसी को आप डीएम कहते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये दो काम देखता है, एक तो ये रेवेन्यू का काम देखता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। तो जो डीएम बोलते हो ना, वो यहाँ पे आप कहीं रिलेट ना कर देना रेवेन्यू से मैटर, और रेवेन्यू में ही कलेक्टर आता है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कलेक्टर कहते थे डीएम को, अब उसको कलेक्टर नहीं कहते, अब कलेक्टर कहना ठीक नहीं, क्योंकि कलेक्टर का काम तो करता है, प्लस उसको काम किसका है, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू, ये दो काम कौन देखता है आपका कौन देखता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि आईएएस होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि ये जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, जिसको, ठीक है। तो ये चीज उधर आता है डीएम। उसके नीचे आपके एसडीएम, तहसीलदार, ठीक दिख रहा है, और फिर नायब तहसीलदार, ये इधर का सिस्टम है। तो ये ना तो आपके सिलेबस में है, ना यहाँ आप इसको कंफ्यूजन है, ये मैंने आपको सीधा अलग कर दिया, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, तो जो डिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे, ठीक, ये चीज आपने देख लिया कि 1, 2 और 3 सिस्टम यहाँ पे होते हैं। एक देखता है आपके सिविल केसेज, जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं, एक देखता है क्रिमिनल केसेस, क्या देखता है, क्रिमिनल केसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट कहते हैं, और एक देखता है रेवेन्यू, जो कि कोर्ट ऑफ रेवेन्यू है, जो कि डीएम का ऑफिस है, जो कि हम यहाँ पे उसको अलग ही कर रखे हैं, ठीक। सिविल कोर्ट क्या देखता है, सिविल केसेस देखता है, क्या देखता है, सिविल केसेज। सिविल केसेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, सिविल केसेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसमें आपका आता है लैंड, हालांकि उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, लैंड टैक्सेस, ठीक है, लैंड टैक्सेस, आर्बिट्रेरी, ठीक है, मैरिज अफेयर्स, मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, विल एंड टेस्टामेंट, ठीक है, फैमिली अफेयर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सब किसमें, ये सब सिविल केसेस कहे जाते हैं। क्रिमिनल केसेस में क्या है, क्रिमिनल केसेस में मर्डर, ठीक है, डकैती, पिक पॉकेटिंग, इस तरह के जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो इसमें आते हैं, किसमें, क्रिमिनल केसेस में। तो क्रिमिनल केस किसमें देखे जाते हैं, सेशन कोर्ट में, और सिविल केसेस कहां देखे जाते हैं, सिविल कोर्ट में, ठीक। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पे देखो, जो इसमें एक बढ़िया चीज है, ठीक, एंड यहां पर इसलिए लिखा है कि सही मायने में ये कोर्ट एक ही होता है, क्या होता है, सिंगल एक ही कोर्ट होता है, ठीक। यानी ये दोनों, सिविल कोर्ट अलग नहीं बना होता है और सेशन कोर्ट अलग नहीं बना होता है। और जो इनका जज होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज यहां पे लिख दिया ना, तो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज ये भी क्या होता है, एक ही होता है, एक ही पर्सन होता है। बस अब क्या है, जब यही पर्सन, कोर्ट वही एक कोर्ट है, एक ही व्यक्ति है, जब ये पर्सन जिस समय सिविल केसेस को सुन रहा होगा, ये पर्सन जिस समय सिविल केसेस को सुन रहा होगा, उस समय ये क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट जज, क्या होगा, उस समय डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक। और उस टाइम पे उसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक। और जिस टाइम पे वही पर्सन क्या सुन रहा होगा, क्रिमिनल केसेस की सुनवाई कर रहा होगा, ठीक है, उस समय वो क्या होगा, सेशन जज होगा। बात समझ में आ गई, उस समय वो क्या होगा, सेशन जज होगा, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जो इनका अपॉइंटमेंट होता है, अब मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक। तो हमने यहां पर यह देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, तो यहां पे सिविल केसेस हैं और क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस में डिस्ट्रिक्ट जज है, क्रिमिनल केसेस में सेशन जज है, ठीक। इतना देखें, और ये डिस्ट्रिक्ट की टॉप अथॉरिटी है, ठीक। यानी ये हाई कोर्ट के बाद में सीधे ये आते हैं, और ये पूरे कंट्री में हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनका जो हियरार्कियल सिस्टम है वो लगभग सेम होता है। हालांकि लगभग मैंने कहा है, कोई जरूरी नहीं है सब कहीं सेम हो, वहां की जो पार्लियामेंट्री कमेटी उस स्टेट की वो अपने हिसाब से उसको रेगुलेट कर सकती है, ठीक। तो
अब ये जो टॉप पर अभी इनके नीचे हायरार्की बनेगी वो बनाएंगे, लेकिन चूंकि इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो जान लो पहले कैसे होता है, क्योंकि बाकी से इनका अलग है। अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है, तो इनका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, जो राज्यपाल होता है स्टेट का वो करता है। और कैसे करेगा? जब हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा, यानी एक चीज जानो क्या कि हाई कोर्ट रिकमेंड करेगा, रिकमेंड करेगा। गवर्नर क्या करता है? इनका अपॉइंटमेंट करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा, पोस्टिंग करेगा, प्रमोशन करेगा, ये सब कौन करेगा? इनका गवर्नर। कब? हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे। किसका? सिविल जजेस का और सेशन जजेस का, सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज का। ठीक है, करेगा। अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हो गया। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो एक क्वालिफिकेशन तो ये क्वालिफिकेशन में आ गया कि हाई कोर्ट से रिकमेंडेड होना चाहिए। एक क्वालिफिकेशन ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। ठीक, और एक क्वालिफिकेशन, इसको थर्ड नंबर पे कर लो, एक क्वालिफिकेशन ये कि वो 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक, ठीक है, हैज बीन एडवोकेट, यानी 7 साल पुराना वकील उसको होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये इसकी एलिजिबिलिटी है। किसके लिए? जब वो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज बनेगा। अब इसके नीचे कौन आते हैं? हाँ, एक चीज और जान लो, इनकी हेल्प के लिए, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं जो सिविल केसेस सुन रहे हैं, इनके हेल्प के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, एडिशनल, जिनको अपर जिला जज बोलते हैं। ठीक है, वो उनकी पोस्टिंग, उनकी जो है अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन सब वैसे ही होता है, क्योंकि उन्हीं के लेवल के होते हैं। ठीक है, उनकी हेल्प के लिए होते हैं। और यही सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जजेस जितने होते हैं वो भी सब इसी लेवल पे होते हैं, वो उनके समकक्ष ही आते हैं, उन्हीं के बराबरी में आते हैं। उसके नीचे जब हायरार्की चलती है, जब उसके नीचे हायरार्की चलती है, तब देखो क्या होता है। ठीक है, यहां पे हम नाम लिखे दे रहे हैं, ये इसी लेवल पे जो है ये डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं सिविल केसेस में। ठीक, और ये सेशन जज हैं, सेशन जज हैं। ये टॉप अथॉरिटी इसलिए हम यहाँ पे ये बनाए दे रहे हैं। और ये मैंने आपको फिर से बता दिया कि एक ही पर्सन है, जब वो क्रिमिनल केस सुन रहा होगा तब वो सेशन जज होगा, और जब वो सिविल केस सुन रहा होगा तब वो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक, अब इसके नीचे जब हायरार्की चलती है तो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे यहां पे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे यहां पर होता है कोर्ट ऑफ सिविल जज, कोर्ट ऑफ सिविल जज। ठीक, और इसके नीचे होता है कोर्ट ऑफ सब जज, या इसको बोलते हैं मुंसिफ, मुंसिफ्स कोर्ट। क्या बोलते हैं? मुंसिफ्स कोर्ट। इसके पास में अनलिमिटेड पावर होता है, मतलब मनी अमाउंट में सुनवाई, क्योंकि सिविल केसेस हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे चूंकि मनी का भी मैटर आएगा तो ये अनलिमिटेड पे सुन सकता है, लेकिन मुंसिफ्स कोर्ट जो 20,000 केसेस तक का मैटर ये सुन सकता है, ये मुंसिफ कोर्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी नीचे और लोअर कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नर या उस स्टेट के वो स्टेट अपने हिसाब से मैनेज करे। अब अगर आ जाओ आप सेशन जज में, तो टॉप लेवल पे तो ये हो गया। इसके बाद आपका आता है 60 में, जिसको बोलते हैं CJM। क्या बोलते हैं? CJM फुल फॉर्म इसका हुआ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो इसी का नाम वहां पे होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट। ठीक, और उसके नीचे आपका आता है, इसके बाद आपका आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्या आता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर वहां पे मेट्रोपॉलिटन सिस्टम है तो इसी को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये चीफ मेट्रोपॉलिटन था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसको बोलते हैं। और इसके नीचे आपका होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक,
इतनी हायरार्की इनकी चलती है। अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है यहां से, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज तो गवर्नर ने किया, और इस तरीके से इनके जो अपॉइंटमेंट है इसके लिए जो स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज, ठीक, वो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना होगा तो पीसीएस जे का नाम सुना होगा, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज और जे फॉर जुडिशियरी, यानी जुडिशियरी के लिए जो स्टेट एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो इनके ये कहां से आते हैं, ये एग्जाम क्वालिफाई करके यहां पर पहुंचते हैं। ठीक, तो अपॉइंटमेंट के बारे में पता चल गया, इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल गया, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। अच्छा, ये जो है टॉप लेवल वाले यानी डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, इनके पास डबल पावर होती है। ठीक, अब हम केवल डिस्ट्रिक्ट जज भी बोलेंगे तो आप सेशन जज भी समझ जाना, क्योंकि पर्सन एक है, मैं बार बार वो चीज कह रहा हूं। इनके पास डबल पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है और जुडिशियरी पावर भी होती है। जुडिशियरी अपने लेवल पे जस्टिस देते हैं, वो जुडिशियरी पावर है। ठीक है, अपने लेवल पे जस्टिस देते हैं, वो क्या है, जुडिशियरी पावर है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं इन लोगों का, यानी अपने लोअर कोर्ट्स जितने हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वहां पे किस तरीके से अवकाश होंगे, किस तरीके से उनका रेगुलेशन होगा, वो अपने नीचे देखने का काम करते हैं। नहीं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे अपीलेट की बात करो कि एप्लीकेशन मतलब जो लिटिगेट जाएंगे वो किस तरीके से जाएंगे, तो जो टॉप लेवल अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, इनके पास में ओरिजिनल और प्लस अपीलेट दोनों तरीके का इनके पास में सुनवाई का राइट होता है। अब कहोगे अपीलेट तो ठीक है सर, इनका कोई इनके और डिसीजन से एग्री नहीं हो, जजमेंट से, तो इनके पास जाएगा, इनसे एग्री नहीं हुआ तो इनके पास जाएगा, और इनसे नहीं हुआ तो इनके पास जाएगा, यहां से नहीं होगा तो हाई कोर्ट के पास जाएगा। ऐसे ही भी सिस्टम है, अपीलेट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल तो यहाँ आना चाहिए, ओरिजिनल यहाँ कैसे आ जाएगा, उसके लिए एक चीज है, जैसे मैंने बताया ये 20,000 तक का ही सुन सकते हैं, यानी अगर 20,000 अमाउंट से ज्यादा का अगर कोई केस हुआ तो अपने इनके पास जाएगा नहीं, अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें देख लो, इनके पास में तो ये जो सेशन जज हैं इनके पास में तो लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेकर के, नोट्स बनाते चलना आप लोग तो ज्यादा ठीक रहेगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेकर के, ठीक है, और डेथ सेंटेंस तक का इनके पास राइट होता है। हालांकि अगर ये किसी को डेथ सेंटेंस सुना देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रेटिफाई जरूर करेगा, तभी उसको डेथ, अगर मान लो वहीं पे वो आगे मान लो अपील करने नहीं जाता है और ये जो जजमेंट आया है ये अप्लाई हो जाना है, तो ये पहले रेटिफाई करेगा तब उसको फांसी होगी। ठीक है, अगर ये खुद से भी अपर कोर्ट में नहीं गया है अपील लेकर के, तो खुद उसको अपने आप अपने कॉग्निजेंस में लाएगा और उसको अगर रेटिफाई करेगा कि हाँ इसको डेथ दे देनी है, तभी डेथ होगी। ठीक है, मतलब तभी उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, डेथ सेंटेंस ये दे सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे आओ तो सीजेएम जो है वो 7 ईयर्स, ठीक है, 7 ईयर्स, 7 साल तक की सजा अगर जो है वो सुना सकता है कौन, सीजेएम सुना सकता है। 3 ईयर्स का सुना सकता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और 2 ईयर तक का सुना सकता है ये। ठीक, तो कहने का मतलब है, अब मान लो अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें जो अधिकतम पनिशमेंट है वो 7 ईयर की हो सकती है, तो ओरिजिनल जो अपील जाएगी वो क्या इनके पास जाएगी, नहीं, क्योंकि इनके पास राइट ही नहीं है वो सुनने का। क्या इनके पास जाएगी, नहीं, क्योंकि इनके पास राइट ही नहीं है सुनने का, वो इनके पास जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 3 ईयर का है तो सीधे इनके पास जाएगा, और यहां से अगर पार्टीज सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो फिर अपीलेट जुरिस्डिक्शन में वो इनके पास चला आएगा। तो ये हो गई आपकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन। होप आपको ये सबऑर्डिनेट कोर्ट समझ में आ गए। अपॉइंटमेंट कैसे होना है आपको पता चल गया, ठीक है, लोअर वाले का पद कैसे होना ये पता चल गया, कितने पे कौन सुनवाई कर सकता है आपको ये पता चल गया, अपीलेट कैसे है ये पता चल गया, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है आपको ये पता चल गया, ठीक है, पोस्टिंग प्रमोशन ये सब चीजें आपको पता चल गई। क्योंकि हम देख लेते हैं कुछ आपका छूटा तो नहीं है, ठीक है, ये काम हम कर लेते हैं।
कुछ नहीं छूटा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे आप उसको पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर कैसे लिखोगे, उस पर हम बात कर लेते हैं। जो टॉपिक, जो आपके सिलेबस का टॉपिक डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, तो आपसे पूछ ले अगर कि ये डिस्टिंक्शन आप करके दिखाओ, तो आप कैसे करके दिखाओगे। ठीक, तो पहला पॉइंट आप लिखोगे, एक सेकेंड इंक डाल लें। पहला पॉइंट लिखोगे कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो हाईएस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाईएस्ट सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, और जो सेशन कोर्ट है वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक, यानी एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन गवर्नर करता है हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे, ये भी गवर्नर करता है हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे। ठीक, ये दोनों बातें सेम हो गई। ठीक, इस पे बैठता है डिस्ट्रिक्ट जज और यहां पे सेशन जज। ये आपको पता ही है कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन चूंकि आपको डिस्ट्रिक्शन लिखना है तो आप डिस्ट्रिक्शन लिखोगे। ठीक, इसके अलावा क्या है, मैटर कौन से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी, टैक्सेस, आर्बिट्रेरी, मेडिटेटर, विल, फैमिली अफेयर्स, ये सब इसमें मर्डर, रॉबरी, डकैती, लूट, पिक पॉकेटिंग, ये सब इसमें है। ठीक है, यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो अपने नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी देखता है, नहीं अपने कोर्ट्स के। सेशन जज नहीं देखता है, चूंकि पर्सन एक ही है इसलिए मैंने वहां पे चीज बताई नहीं थी। ठीक है, वो चूंकि अपना केवल क्रिमिनल केसेस देखता है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है। पर्सन एक ही है तो बात वही आ गई, देखेगा वही, तो बस ये है, जब वो देखेगा तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। ठीक, तो इतना इसमें है अगर आपको डिस्टिंक्शन लिखना पड़ जाए। अब हम आ जाते हैं इसके फाइनल टॉपिक पे, जो कि है लोक अदालत। लोक अदालत में क्या पढ़ना था, सिलेबस क्या था, मीनिंग और एडवांटेज। ठीक है, क्या पढ़ना था, मीनिंग और एडवांटेज पढ़ना था। चलो जीके का आंसर जान लो। 14 मार्च 1982 में पहली लोक अदालत जो है वो गुजरात में चली थी। ठीक, और आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर लोक अदालत पे काम करने का अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो जस्टिस पीएन भगवती, पब्लिक लिटिगेशन भी जो लेकर के आए थे जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, अब लोक अदालत क्या होती है ये जानो। सबसे पहले एक चीज और यहां पे जान लो, नालसा है नेशनल लीगल, अब ए का फुल फॉर्म कुछ नहीं है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये 1987 में बनी थी। ठीक है, और लोक अदालत वगैरह ऑर्गेनाइज करने का काम इसी से आता है। ठीक, लोक अदालत क्या होती है, लोक माने क्या होता है, हिंदी में कहो तो लोग, यानी पीपल, अदालत मतलब उनका कोर्ट, यानी लोगों का अपना कोर्ट। ठीक है, और ये जो लोगों को जो एक सोशल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी सबको बराबर या इक्वल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो सबको मिलना चाहिए, उसके लिए अगर कोई सबसे बढ़िया काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, लोक अदालत, पीपल्स कोर्ट इसको कहते हैं। तो मीनिंग इसकी यही से निकल करके आ जाती है। अगर इसके एडवांटेजेस पे बात जाओ तो सबसे पहले यही देखो काम क्या क्या करता है। देखो, कोई मैटर, बुक की लैंग्वेज बुक में पढ़ लेना, आंसर राइटिंग आपकी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट यहां समझ लो। अगर कोई मैटर कोर्ट में नहीं भी गया है, मतलब कोर्ट में नहीं गया है, कोर्ट मतलब प्रॉपर कोर्ट जो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पढ़ चुके हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसमें नहीं गया है, ठीक नहीं गया है, और वो मामला ऐसा नहीं है जिसमें किसी को सजा होनी है, मतलब वो क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है बड़े वाले, ठीक है,
मतलब ऐसे मतलब झगड़े वाला है, प्रॉपर्टी लैंड विल इस तरीके से। उसमें क्या होता है, अगर दोनों पार्टी चाहती है या कोई एक पार्टी चाहती है, चाहे दोनों पार्टी चाहे चाहे कोई एक पार्टी चाहे, ठीक है, तो उसके लिए लोक अदालत है, वहां पे जाकर के उनपे आपस में क्या करवा दिया जाता है, सेटलमेंट। ठीक है, क्या करवा दिया जाता है, सेटलमेंट करवा दिया जाता है। ठीक, अब जब सेटलमेंट करवा दिया जाएगा, अच्छा इस सेटलमेंट का एक फायदा होता है कि इसमें ना तो कोई हारता है, ना तो कोई हारता है और ना कोई जीतता है, यानी मामला हो जाने के बाद भी किसी भी तरीके बाद में दोनों के आपस में कोई भी तरीके का विद्वेष या कंटेंशन नहीं रह जाता है, क्योंकि हार जीत वाला नहीं होता। कोर्ट से कहते हैं न्याय हो गया, लेकिन उसमें एक चीज रहता है, अगर किसी ने अपराध किया भी है, उसको सजा हो भी गई, तो ये सोचेगा अभी जेल से छूट के आने दो, अभी एक को मारा था, इनके पूरे घर को मारेंगे। ठीक, इस तरीके का रहता है वहां जस्टिस मिलने के बाद में, लेकिन यहां इस तरीके से कुछ नहीं होता। तो एक फायदा आप ये जानो। दूसरा, अगर मामला कोर्ट में गया भी है, अगर मामला कोर्ट में गया भी है और वहां पर भी कोर्ट एडवाइज कर दे या कोर्ट कह दे कि ये मामला लोक अदालत में सही हो जाएगा, या कोई एक पार्टी ही कह दे कोर्ट फीस से, वकील के खर्चे से तंग आकर के कि हमको लोक अदालत में मैटर लेकर के जाना है, तो भी लोक अदालत इस मैटर को क्या करवा देती है, सॉल्व करवा देती है। फायदा क्या क्या होता है, जो कोर्ट फीस है, कोर्ट वकील के खर्चे हैं, एडवोकेट एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है, इसके अलावा जो जस्टिस डिले है, एक कहा गया जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय में देरी का मतलब न्याय नहीं मिला। भाई सीधी सी बात है, हमको न्याय अभी चाहिए। अभी आप अगर न्यूज पढ़ते होगे तो आपको कभी कभी लगता होगा कि ये क्या जस्टिस सिस्टम है। 20 साल पहले किसी ने किसी के बाप को मारा था, अब उसकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, अब जाके न्याय आया है कि फलाने को फांसी की सजा हो, फलाने 2 साल पहले मर चुके हैं और उनको फांसी की सजा होनी है। ये कौन सा न्याय है। ठीक है, तो यहाँ पे दरअसल इतनी केसेस ही कोर्ट खुद मजबूर होता है और वो प्रोसेस भी इस तरीके से कि वो डिले हो जाता है। लेकिन जब वो मामला कोर्ट में आता है तो कोई डिले नहीं होता, फट से आपस में मामला सुलझा दिया गया, तो कोर्ट का बर्डन भी हट जाता है। क्या होता है, कोर्ट का बर्डन भी हट जाता है, जस्टिस भी जल्दी हो जाती है, कम कोर्ट की फीस, एडवोकेट की फीस, दुनिया भर के खर्चे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये सब लोक अदालत के फायदे हैं। ठीक, हाँ, आई थिंक अब लोक अदालत का अगर फायदा लिखना होगा तो आप आराम से इसको लिख ले जाओगे। ठीक, आराम से लिख लोगे लोक अदालत क्या है, ये आप आराम से लिख लोगे। हाँ, लोक अदालत कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये सही मायने में लोक अदालत को एक तरीके से मैनेज करने का काम करती है। लोक अदालत कई तरीके के होते हैं, एक नेशनल लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे परमानेंट होती है और मोबाइल होती है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम ये है, ठीक है, कि जाकर के लोगों को कानून के बारे में बताना, कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताना, सही कानून के बारे में बताना, ये सब। और अगर उनकी कोई इस तरीके से प्रॉब्लम है तो उनके मैटर को अगर वो लोक अदालत में लाने वाला है तो लोक अदालत में लेकर के आना। इवन उनको अगर किसी तरीके की लिटिगेशन की जरूरत है, कुछ डॉक्यूमेंट की नीड है, किसी प्रिंट आउट की जरूरत है, तो वो सब खुद से हेल्प करना। इसमें बहुत सारे एनजीओज, पब्लिक वर्कर, सोशल वर्कर, ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो उनकी जाकर के क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। राइट, नेशनल लेवल पे जो है, तो यहाँ पे जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, इसमें ऐड करते चले जाओ, यहाँ कर दो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, पहले नेशनल हो गया। इसके अलावा हर जगह पे जहां जहां होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो हर जगह पे अपनी लीगल सर्विस अथॉरिटीज ये वर्क करती हैं और वहां पे लोक पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज करी जाती है। नेशनल जो लीगल सर्विस, नेशनल लेवल पे जो लोक पंचायत होती है, एक पर्टिकुलर डे पे ऑल इंडिया सब कहीं एक साथ में ये ऑर्गेनाइज करी जाती है हर लेवल पे, और बहुत सारे डिस्प्यूट्स वहां पे क्या किए जाते हैं, सुलझाए जाते हैं। ठीक है, परमानेंट वाली जो होती है, परमानेंट, वो मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पे, इवन यहां तक कि अब ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये सब जो आप पंचायती सिस्टम में पढ़ रहे हो, वो सब लोग, उन सब जगहों पे भी लोक अदालत मौजूद रहती है, जैसे पहले पंचायतें रहती थी ना, उस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे होती है, जो आपस में मैटर को क्या कर दिया जाता है, उनका सुलझा दिया जाता है। मोबाइल में ये है कि टाइम टाइम पर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसमें जो है कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं, कुछ लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, और इसके बाद में एक प्रॉपर जो जजेस
कैटेगरी में आते हैं, एक उसमें से ये होते हैं और साथ में उनके ये हेल्प में ये सब लोग होते हैं, वो जाकर के लोगों को इस तरीके से एडवाइस देते हैं लॉ से रिलेटेड। ठीक, तो आई होप लोक अदालत आपके समझ में आ गया होगा। आपके बुक में फैमिली कोर्ट भी दिया है, फैमिली कोर्ट भी आपके उसमें दिया है। फैमिली कोर्ट 1984 में फैमिली कोर्ट का प्रोविजन किया गया था। फैमिली कोर्ट जैसा इसका मतलब है, फैमिली मतलब फैमिली से रिलेटेड जितने मैटर चाहे फैमिली के डिस्प्यूट्स हो, मैरिज हो, डिवोर्स हो, ठीक है, ये सब चीजें किस में आती हैं, फैमिली कोर्ट में आती हैं। और ये उसमें ये प्रोविजन है कि जहां पे 10 लाख या इससे एबव पॉपुलेशन है, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश किए जाए। लेकिन उसमें यह है कि अब ये रिकमेंड किया गया है, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, उसने रिकमेंड किया कि लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में फैमिली कोर्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप डीपीएसपी की बात करो 39A का जो है, ठीक है, कि सबको लीगल एड मिलनी चाहिए फ्री में, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट में यानी उस डीपीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, ये सब एक तरीके से कह सकते हो कि इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के। होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ, अगर आप लोग मॉर्निंग स्टार की बुक पढ़ रहे हो टोटल हिस्ट्री करके, ठीक है, तो उसमें हमको आज एक बहुत बड़ी गलती देखने को मिली है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें एक चीज ये बताया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उसमें यही साफ साफ लिखा है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं यूजुअली इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी काम मिलता है, और इस तरीके से ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, उसको काट दो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, वो एकदम गलत पढ़ा दिए। एडमिनिस्ट्रेशन इनको जो मिला होता है वो अपने लोअर कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन मिला होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं मिला होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखता है, और प्लस वो कलेक्टर का काम जो देखता है वो आपका होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो आईएएस होता है। उसको लॉ की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, वो आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके आता है, और ये 7 ईयर्स का लॉ किए होते हैं। हाईकोर्ट इनको रिकमेंड करता है तो गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। ठीक, आपको समझ में बात आ गई। चैप्टर कैसा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको जरूर बताइएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार अब सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला जहां पे टॉपिक वहां पे बुक पढ़ लीजिएगा। टोटल हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो ये चीज वहां पे काट के पढ़ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चैप्टर कैसा लगा। ठीक, ये ऑन डिमांड वीडियो थी, इसलिए मैंने सबसे पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ा दिया, इसके बाद में आप जैसा कहोगे वैसा मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू एवरीवन।